हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका सुनील से आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। बात करते हैं हम सबसे पहले किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए कि आप लोग क्या रासायनिक समीकरण, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हेड डाल लीजिए। देखिए क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा डेफिनेशन देखें तो क्या होती है कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणधर्म क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। यानी वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म और उसका रासायनिक संगठन क्या हो जाए, बदल जाए, क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किस प्रकार, जैसे अगर हम कहें कि कोई भी पदार्थ, जैसे मैंने ले लिया कार्बन, ले लिया कार्बन, कैसे आपका सॉलिड अवस्था में होता है, ठीक है। सेकंड मैंने ले लिया O2 यानी ऑक्सीजन, कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। इन दोनों में जब रासायनिक अभिक्रिया हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, तो इन दोनों के द्वारा क्या बनाया गया, दोनों ने मिलकर CO2 बना ली, जो कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। तो देखो यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु था, ऑक्सीजन के दो परमाणु थे, दोनों ने मिलकर जो यौगिक बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कितने परमाणु है, 3 परमाणु से मिलकर बने हैं। कार्बन एक अलग, कार्बन के अलग गुण होते हैं, ऑक्सीजन के अलग गुण होते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके अपने अलग गुण होते हैं। तो इसके द्वारा हमने क्या समझा कि कोई भी पदार्थ था जैसे कार्बन और ऑक्सीजन थे, उन दोनों ने जब रासायनिक अभिक्रिया की तो उन दोनों के रासायनिक अभिक्रिया करने से जो नया पदार्थ बना उसके रासायनिक गुण भी अलग थे, और उसका जो संगठन था, जो परमाणु से मिलकर जो यौगिक बना था उसकी संख्या भी क्या थी, अलग थी। और इस प्रक्रम के अंतर्गत क्या बना, एक नया पदार्थ बना, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, और एक नया तीसरा पदार्थ क्या बन गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया था। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं कि वे प्रक्रम जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म और रासायनिक संगठन बदल जाए तथा एक नए पदार्थ का निर्माण हो, क्या कहलाती है, उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हो। देखिए क्या इसकी परिभाषा में क्या लिख देंगे, देखिए कि चलिए इसकी अभिक्रिया हम लिख देते हैं। चलिए कि वे रासायनिक, यहाँ लिख दीजिए, वे रासायनिक प्रक्रम, वे रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म वे रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाए तथा एक नए पदार्थ का निर्माण, एक नए पदार्थ का निर्माण हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया, कहते हैं। ठीक है, वे रासायनिक गुणधर्म जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म व रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाए तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो, क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको आप एक एग्जाम्पल के द्वारा लिख सकते हो। किस प्रकार, देखिए इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रकार लिख लीजिए। एग्जाम्पल कि कार्बन, एग्जाम्पल इस प्रकार लिख लो कि सी, या फिर आप इसका मैग्नीशियम का लिख लो कि मैग्नीशियम कौन सी अवस्था, मैग्नीशियम का अगर सॉलिड अवस्था का रिबन लेते हैं
तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ भी 2 लिख दीजिए और यहाँ भी 2 लिख दीजिए। ये तो क्या हो गया आपका मैग्नीशियम, ये आपका मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और आपका ये जो बना है ये पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं इसको किस प्रकार लिख दूंगा कि इसको इस प्रकार लिख दीजिए कि जब चमकदार मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके श्वेत रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण या इसे आप राख लिख सकते, चूर्ण या राख बना लेता है। कि जब आप चमकदार किसी मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो ये क्या करता है, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन गैस होती है उस ऑक्सीजन गैस के साथ में क्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो श्वेत रंग का होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की श्वेत रंग की क्या बना लेता है, राख बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गई कि आपका ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। आप चमकदार मैग्नीशियम फीता था, ऑक्सीजन गैस से एक ऑक्सीजन गैस थी, दोनों के गुण अलग अलग थे, अलग अलग प्रकार का था। लेकिन जब दोनों ने क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया तो उस नए तीसरे पदार्थ के गुण उन दोनों से भी क्या थे, अलग थे, राख थी, श्वेत रंग की थी। तो इस प्रकार क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया कि एक नया पदार्थ बना, उसके रासायनिक गुणधर्म भी अलग थे और उसके रासायनिक संगठन भी क्या था, अलग था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, या फिर कहीं पर भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, देखिए हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म, यानी आपको किन किन चीजों के द्वारा पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया है, जो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, नंबर 1 लिखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे, जैसे हमने कहा ये कार्बन सॉलिड अवस्था के अंदर है, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था के अंदर है, गैस अवस्था के अंदर है। इन दोनों ने जब मिलकर कोई नया पदार्थ बनाया, CO2 बनाया, कौन सी अवस्था के अंदर है, सॉलिड गैस अवस्था के अंदर है। तो यहाँ पर जो कार्बन सॉलिड अवस्था के अंदर था, लेकिन अब यहाँ पर सॉलिड अवस्था में बचा क्या, गैस अवस्था में। तो पदार्थ की क्या हो गई, अवस्था चेंज हो गई, उसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अगर कहीं पर भी पदार्थ की भौतिक अवस्था चेंज हो रही है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सेकेंड लिख लीजिए, सेकेंड लिखिए आप, सेकेंड लिखिए, पदार्थ के रंग में परिवर्तन, पदार्थ के
रंग में परिवर्तन। ठीक है, यानी पदार्थ का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे हमने कहा मैग्नीशियम चमकदार फीता था, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन गैस अदृश्य थी, लेकिन दोनों ने मिलकर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया वो कैसे रंग का था, श्वेत रंग का था, व्हाइट कलर का था। तो यह पदार्थ का रंग भी परिवर्तित हो जाता है। तीसरा लिखिए गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन यानी यानी कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, गैस बाहर निकलती है। गैस क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो वहां पर भी हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, एग्जाम्पल गैस का उत्सर्जन कैसे होता है कि यदि आप जिंक की क्रिया किससे करवाओ, सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर क्या बनता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है, प्लस कौन सी गैस निकलती है, H2N हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये तो हो गया जिंक, ये जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक सल्फेट नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कौन सा, सांद्र, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो गया आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस, तीर ऊपर की तरफ है, मतलब हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो गैस का उत्सर्जन होता है। और 4 नंबर लिख लीजिए आप, तापमान में परिवर्तन या ताप में परिवर्तन। क्या लिख लीजिए कि तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पर इसको दिखा दे, हम क्या अवस्था को यहाँ पर दिखाते हैं, तो ये तो कौन सी स्मॉल एस लिख लीजिए, सॉलिड अवस्था। ये आपका कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में था, ये भी लिक्विड अवस्था में है। और ये कौन सी अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में है जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबका आ गया कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ के गैस का उत्सर्जन भी हो रहा है यहाँ पर, और कलर भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको नीले कलर का अवक्षेप मिल जाता है, और ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये देखो एग्जाम्पल हो गए। आगे बात करें देखो किसकी, हमारे चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात कर ली, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करते हैं किसके बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखिए हेडिंग डालिए रासायनिक समीकरण। हेडिंग रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो मैं अगर इसको शब्दों में लिखना चाहूँ तो किस प्रकार लिखता हूँ, इसको शब्दों में किस प्रकार लिखता हूँ कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। ये मैंने किसके द्वारा लिख दिया, मैंने शब्दों में लिख दिया कि कार्बन है ऑक्सीजन गैस की क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका समय भी ज्यादा खराब होता है। ठीक है, और इसको लिखना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पूरा लिखो कार्बन ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही था। तो इसको अगर ऐसे ना लिखे, ऐसे ना लिखे, मैं किस प्रकार लिख दूं कि मैं कार्बन के लिए यहाँ पर क्या लिख दूं, प्रतीक लिख दूं। मैं इसको इस शब्दों में ना लिखे, किसके द्वारा, कि प्रतीक के द्वारा, कि जो आपका सिंगल तत्व है, अगर कोई सिंगल तत्व है तो उसको प्रतीक के द्वारा लिख दूं। कोई अणु है तो उस अणु को भी क्या लिख दूं, उसके अणु का सूत्र लिख दूं। और अगर कोई यौगिक है तो उस यौगिक का क्या लिख दूं, सूत्र लिख दूं। तो कि सिंगल तत्व प्रतीक के द्वारा, और कोई यौगिक है तो उसके किसके द्वारा, अणु सूत्र के द्वारा। कोई यौगिक है तो यौगिक का क्या लिख दूं, अणुसूत्र लिख दूं। क्या लिख दूं, यौगिक का अणुसूत्र लिख दूं। तो उस इस प्रकार भी लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगी, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे कि वह, कि अगर यदि कि रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में ना लिखे, हम किसके द्वारा, कि प्रतीकों और अणुसूत्र के द्वारा लिखे। किसके द्वारा, कि प्रतीकों है, जैसे सी प्रतीक है, अणुसूत्र यानी O2 CO2 ये अणुसूत्र है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं अणुसूत्र के द्वारा अगर लिखा जाता है तो वही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो इसको आप इस प्रकार लिख लीजिए। इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, देखिए कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके, चलिए
लिख देते हैं हम यहाँ पे कि यदि यदि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और अणुसूत्रों के द्वारा प्रतीकों एवं अणुसूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा? प्रतीकों एवं अणुसूत्र के द्वारा दर्शाना। प्रतीकों और अणुसूत्र के द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे अभी वाला लिखा था कि अगर हिंदी में किसी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, इन दोनों ने क्या बना ली? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ली। हम इसको इस प्रकार ना लिख दिया, हमने किस प्रकार लिख दिया? इस प्रकार लिख दिया कि कार्बन का प्रतीक लिख दिया C, ऑक्सीजन जो अणु है उसका सूत्र लिख दिया O2, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना है, यौगिक बना है, उसको मैंने आपने क्या लिख दिया? CO2 लिख दिया। तो ये क्या है? आपकी रासायनिक आपकी समीकरण है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ देखो कि रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जो वे पदार्थ जो रासायनिक समीकरण में क्या होता है? भाग लेते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक समीकरण में भाग लेते हैं, जैसे ये रासायनिक समीकरण यहाँ पर हो रही है, तो इस रासायनिक समीकरण को हलने के लिए कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं? एक तो आपका ये देखो, आप एक तो कार्बन भाग ले रहा है और दूसरा कौन भाग ले रहा है? ऑक्सीजन भाग ले रहा है। ये दोनों भाग लेके क्या बना रहे हैं? CO2 बना रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिकारक, या फिर इन्हें क्या बोला जाता है? क्रियाकारक बोला जाता है। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए भाग लेते हैं, यानी ये वाले जैसे C और O2, वो क्या कहलाते हैं? क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, जैसे यहाँ पर CO2 बना है, जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। तो लिख लीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक कहा जाता है तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद या क्रियाफल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये दोनों तो यहाँ पर क्या है? क्रियाकारक या अभिकारक? क्रियाकारक या फिर अभिकारक, जबकि ये क्या है आपका? उत्पाद, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? क्रियाफल। ठीक है, बात आई समझ में? अब आगे बात करते हैं इसके बारे में कि रासायनिक समीकरण लिखना, कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार जो है लिखा जाता है। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं कि
रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है? तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ देखो, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कि क्रियाकारक ये जो अभिकारक है वो किस में बदलता है? उत्पाद में बदलता है। क्रियाकारक या अभिकारक किस में बदलता है? उत्पाद या क्रियाफल में बदलता है। तो क्रियाकारक या अभिकारक का उत्पाद में बदलना, उत्पाद में बदलने को हम किसके द्वारा दिखाते हैं? बीच में तीर लगाकर दिखाते हैं। किसके द्वारा? बीच में तीर लगाकर दिखाते हैं। जो कि क्रियाकारक है या अभिकारक है जो उत्पाद में बदल रहा है, इस चीज को हम किसके द्वारा दिखाते हैं? बीच में तीर लगाकर दिखाते हैं। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे। पहला पॉइंट क्या लिख देंगे? पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक के उत्पाद में परिवर्तन, क्रियाकारक के उत्पाद में परिवर्तन को एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। सेकंड क्या होगा देखो कि सेकंड क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक से अधिक क्रियाकारक के उत्पाद हैं अगर आपके पास, जैसे यहाँ पर जैसे आपने ये लिखा था जिंक और H2SO4 ZnSO4H2, कि अगर आपके पास एक से अधिक क्रियाकारक या एक से अधिक उत्पाद है तो उनको लिखने के लिए बीच में हम किसका निशान लगाते हैं? प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बीच में किसका निशान लगाया? प्लस का। यहाँ पर भी किसका निशान लगाया? प्लस का निशान, यानी योग का निशान लगाते हैं। यानी एक से अधिक क्रियाकारक के उत्पाद होने पर बीच में योग का चिन्ह लगा देते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ लिख लीजिए कि एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर उनके मध्य योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। इनके मध्य योग यानी प्लस का चिन्ह लगा क्या जाता है? लिखा जाता है। अगला क्या हो जाएगा देखो, नंबर तीन क्या हो जाएगा? नंबर 3 ये हो जाएगा कि आपके जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, ये आ गया, ये देखो मैंने जेड की कॉस्ट में क्या लिखा? एस लिखा, यानी ये एस किसको दिखा रहा है? ठोस अवस्था को दिखा रहा है। और H2SO4 के स्मॉल एल लिखा, ये स्मॉल एल किसको दिखा रहा है? लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था को दिखा रहा है। और जी किसको दिखाता है? आपके गैसीय अवस्था को दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसको अणुसूत्र के साथ में कोष्ठक बनाकर दर्शाया जाता है। ठीक है, अणुसूत्र के साथ में नीचे कोष्ठक बना दिया और कोष्ठक में उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। नंबर 3 पॉइंट लिख लीजिए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था को पदार्थ की भौतिक अवस्था को रासायनिक अभिक्रिया में अणुसूत्र के साथ कॉलम बनाकर दर्शाया जाता है। क्या बनाकर? कॉलम बनाकर दर्शाया जाता है। चूंकि लीजिए ठोस को क्या बोलते हैं? सॉलिड अवस्था के लिए क्या लिखते हैं? स्मॉल एस। सॉलिड अवस्था के लिए स्मॉल एस। सेकंड, द्रव को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड। वही लिक्विड अवस्था के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर?
स्मॉल एल। थर्ड है गैस, गैस अवस्था के लिए क्या लिख देंगे, गैस अवस्था के लिए स्मॉल जी। और एक होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन यानी किसी भी पदार्थ को अगर पानी में घोला गया है, किसी पदार्थ को पानी में घोला, जैसे नमक को पानी में घोल दिया, शक्कर को पानी में घोल दिया, पाउडर पानी में घोल दिया, तो अगर किसी पदार्थ को पानी में घोलकर वहां पर अभिक्रिया करवाई जा रही है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो जलीय विलयन इन वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन। जलीय विलयन वाटर सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जलीय विलयन वाटर सॉल्यूशन के लिए लिखा जाता है AQ। देखो जलीय विलयन वाटर सॉल्यूशन के लिए AQ क्या लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि जो जल होता है, जल यानी जो वाटर होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका रासायनिक नाम, उसका रासायनिक नाम होता है एक्वा। क्या होता है, रासायनिक नाम होता है एक्वा, यानी रासायनिक नाम एक्वा होता है, इसलिए हम किसके द्वारा दिखाते हैं, इसको AQ के द्वारा दिखाते हैं। तो याद रखना कि जो जल वाटर है उसका रासायनिक नाम एक्वा होता है, इसीलिए आप उसको जलीय विलयन को जो है किसके द्वारा, AQ के द्वारा, स्मॉल AQ के द्वारा दिखा गए हैं। आपने नाम भी सुना होगा एक्वा गार्ड, एक्वा गार्ड आता है, फिल्टर पानी फिल्टर करने का एक्वा गार्ड, एक्वा पानी, गार्ड रक्षा करने, पानी की रक्षा करने वाला एक्वा गार्ड। ठीक है, चलिए अगला 3 हो गए। 4 नंबर लिखिए। 4 नंबर देखिए क्या होता है, 4 नंबर में क्या होता है कि अगर कि रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकल रही है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या फिर उष्मा अवशोषण हो रही है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया के बीच उत्पाद के साथ में प्लस या माइनस लगाकर दर्शाते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर सब कैसे किस प्रकार, जैसे मैंने कहा A + B है, A और B ने मिलकर क्या बनाया, C और D बनाया, A और B ने मिलकर क्या बनाया, C और D बनाया, और इस अभिक्रिया में कुछ उष्मा बाहर निकल रही, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो मैं उसको किस प्रकार लिख दूंगा, प्लस, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, उष्मा, और ऊपर तीर का निशान लिखा, ऊपर तीर का निशान क्या लिखा था, उष्मा का उत्सर्जन बाहर निकलना दर्शाता है, इस प्रकार लिख दूंगा। और अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रहा है, अवशोषण होता है, तो A और B मिलकर C और D बनाते हैं, और अगर इसमें रासायनिक अभिक्रिया उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण होता है, तो उस अवशोषण को किसके द्वारा, माइनस के द्वारा, माइनस यहाँ पर उष्मा जितना भी उष्मा 40 किलो कैलोरी, 50 किलो कैलोरी, 25 किलो कैलोरी जितनी भी हो रही है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 40 किलो कैलोरी। ठीक है, जितनी भी उष्मा हो रही है वहां उष्मा यहाँ पर दर्शा देंगे, तो उष्मा और अवशोषण हो रहा है, तो तीर का निशान किसकी तरफ है, नीचे की तरफ लिख देते हैं। तो आप ये एक चीज भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन वे अवशोषण को, उष्मा उत्सर्जन वे अवशोषण को करने से प्लस वे माइनस चिन्ह लगाकर दर्शाया, प्लस से माइनस चिन्ह लगाकर क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। जैसे इस पर आप लिख भी लेना कि A + B मिलकर अगर यहाँ पर C और D बना रहे हैं, तो यहाँ पर उष्मा यदि अवशोषण हो रही है तो प्लस, उत्सर्जन हो रही है तो प्लस, बाहर निकल रही है तो प्लस आएगा, और अगर अवशोषण अंदर आ रही है तो माइनस आएगा, यानी प्लस माइनस। और यहाँ पे क्या लिख दिया साथ में, उष्मा या ऊर्जा, इसको ऐसे इस प्रकार डेल्टा के द्वारा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार भी लिखा जाता है, तो प्लस माइनस उष्मा। अगला देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या होगा कि यदि अभिक्रिया कितने ताप पर और कितने दाब पर हो रही है, कि अभिक्रिया कितने तापमान पर और कितने वायुमंडलीय दाब पर हो रही है, तो इस चीज को कहां पर दिखाता हूं मैं, तीर के ऊपर। जैसे यहाँ पर ये तीर आता बीच में, इस तीर को अगर मैंने कहा कि अभिक्रिया 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हो रही है, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कहां पर लिखूंगा, तीर के ऊपर। अगर मैंने कहा अभिक्रिया 350 एटमॉस्फेयर दाब, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेयर दाब, ये वायुमंडलीय दाब है, तो यहाँ पर तो वायुमंडलीय दाब को भी कहां पर, तीर के ऊपर लगाकर दर्शाता हूं। साथ में एक और चीज समझ लीजिए कि यदि अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक काम में आ रहा है, तो उसको भी कहां पर निकाला जाता है,
तीर के ऊपर लिखकर दिखाया जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक होता है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेते। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, खुद कुछ भी नहीं बनाएंगे, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कुछ उत्प्रेरक स्पीड बढ़ाते हैं और कुछ क्या करते हैं? घटाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को स्पीड को परिवर्तन, उसकी गति को, यानी रासायनिक अभिक्रिया गति को बढ़ाने या घटाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। उनको भी कहां पर लिखा जाता है? उनको भी तीर के ऊपर लिखा जाता है। और एक ये पॉइंट लिख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में तापमान की रासायनिक अभिक्रिया, इस प्रकार लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया जिस ताप व दाब पर होती हैं उसे तीर के ऊपर दर्शाया जाता है। और 6 नंबर लिख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई उत्प्रेरक उपयोग में लिया जाता है तो उसे भी तीर के ऊपर दर्शाया जाता है। कि रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई उत्प्रेरक काम में लिया जा रहा है उसे भी कहां पर? तीर के ऊपर दर्शाया जाता। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ लिया, देखो आज के लिए इतना ही काफी है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल के बारे में देख लिया। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म देख लिए कि कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, और रासायनिक समीकरण के बारे में देखा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। और फिर हमने देखा कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। तो ये रासायनिक समीकरण को लिखने के आपके बिंदु हैं, ठीक है। और आगे के हम वीडियो में देखेंगे कि रासायनिक जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसका क्या महत्व है और रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में पढ़िए। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मस्त रहिए। Thank you.